न्यूज नशा, आदत हर खबर की। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक होने के खतरों को लेकर एक बार फिर से देश में बहस छिड़ गई है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर एलन मस्क ने इसको लेकर सवाल उठाए हैं। इस बीच देश के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी ईवीएम मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। सिब्बल ने कहा, मैं इस मामले पर बाद में बोलूंगा, लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एफआईआर दर्ज की गई है इसका ईवीएम मुद्दे से कोई संबंध नहीं है और जिस तरह से चुनाव आयोग 2014 से व्यवहार कर रहा है, सभी विपक्षी दलों को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाओं के इस तरह के रवैये से हमारे देश में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और विपक्ष को इसे आगामी सत्र में मजबूती से उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत के चुनाव आयोग, खासकर मुख्य चुनाव आयुक्त का रवैया निष्पक्ष नहीं रहा है। विपक्ष इस पर कार्रवाई करेगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रविवार 16 जून को एक पोस्ट में इसके जरिए चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अपने पोस्ट में शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वाइकर से जुड़ी एक खबर भी शेयर की है। शिवसेना गुट के सांसद पर ईवीएम से छेड़छाड़ कर जीतने का आरोप लगा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम एक ब्लैक बॉक्स है, किसी को भी इनकी स्क्रूटनी करने की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती। राहुल गांधी ने जिस खबर को शेयर करके यह पोस्ट लिखा है वह मिड डे की खबर है। मिड डे की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वनराय पुलिस को अभी तक की जांच में रविंद्र वाइकर के रिश्तेदार मंगेश पंडिलकर के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। मंगेश पंडिलकर पर आरोप है कि इसी ने ईवीएम में गड़बड़ी की, जिसके बाद मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से वाइकर को 48 वोटों से जीत मिली। आरोप है कि मंगेश वोटों की गिनती के दौरान जो फोन इस्तेमाल कर रहा था वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से जुड़ा था। पुलिस ने कहा है कि इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। इस टेक्निक का इस्तेमाल 4 जून को नेस्को सेंटर के अंदर किया गया था। वनराई पुलिस ने आरोपी मंगेश पंडिलकर और दिनेश गुरव को सीआरपीसी 41A का नोटिस भी भेजा, जो चुनाव आयोग ईसी के साथ एनकोर पोल पोर्टल ऑपरेटर था। पुलिस ने अब मोबाइल फोन को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL में भेज दिया है ताकि मोबाइल फोन का डाटा पता लगाया जा सके और फोन पर मौजूद फिंगरप्रिंट भी लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने भी किया, उस पर आपका क्या कहना है? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, द रीसेंट देखिए ऐसा है रीसेंट डेवलपमेंट? देखिए उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता। वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है। ठीक है ना? तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और वो जो बैलेट सिस्टम अभी उन्होंने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम, जिसके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं वो 85 साल के ऊपर वो वोट भी कर सकते हैं, तो उससे लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग अगर 1000 वोट या 1500 वोट हो तो समझ लिए 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई 10,000 वोट हो सकता है। तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड रहता है। तो वो मामला ईवीएम से अलग है। तो ईवीएम की चर्चा तो मैं आकर करूंगा, मैं बाहर इस समय हूँ हिंदुस्तान के, आकर करूंगा कि वो तो मतलब कि अलग चर्चा है और उसके बारे में आज के दिन टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो एफआईआर दायर हुई है वो ईवीएम के संबंध में दायर नहीं हुई। सर, चुनाव आयोग ने ही इसके ऊपर शिकायत करी पुलिस में और उसके बाद ही जो है ये मामला आगे बढ़ा और जो जीते हैं सांसद, उनके ही रिश्तेदार के ऊपर पुलिस को पूरी तरीके से नामजद उनको वो कर रही है। उनके फोन से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने की बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, उसको वो आगे देख रही है। ये एक टेक्निकल इशू जरूर हो सकता है, लेकिन पूरे ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा है जिसमें पॉलिटिक्स अब बड़ी सामने आ गई, जहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने तो ये तक कहा कि एक ब्लैक बॉक्स बन गया है ईवीएम मशीन। इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जो सीईओ है जो हैं वो एलन मस्क उस पे कह रहे हैं, और उसके साथ साथ
हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी रिप्लाई किया उसके ऊपर, राजीव चंद्रशेखर, उनको उसको आप कैसे देखते हैं इस पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आफ्टर दैट? अब जब ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आवर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। तो इसके बारे में मैं ऐसा कैसा कहूंगा, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इसके बारे में मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में भाई सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है? तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है, इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती है वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कम ही कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा और हम इस पे, मैं समझता हूँ विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए। सर, आप क्वेश्चन रेज किया है, उन्होंने भी किया, उस पर आपका क्या कहना? व्हाट यू हैव टू से अबाउट दैट, द रीसेंट देखिए ऐसा है रीसेंट कि डेवलपमेंट? देखिए उसके बारे में तो आज मैं कुछ नहीं करूंगा, बट आने वाले दिनों में जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन ये जो मामला है जो महाराष्ट्र से उठा है, जहां 48 वोट से जो कैंडिडेट हारे हैं, वो ईवीएम से ताल्लुक नहीं रखता, वो जो इलेक्ट्रल बैलेट पेपर के जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उससे ताल्लुक रखता है। ठीक है ना? तो उसका ईवीएम से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। और वो जो बैलेट सिस्टम अभी उन्होंने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम, जिसके द्वारा जो वृद्ध लोग हैं वो 85 साल के ऊपर वो वोट भी कर सकते हैं, तो उससे लगभग हर असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में लगभग अगर 1000 वोट या 1500 वोट हो तो समझ लिए 10 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में कोई 10,000 वोट हो सकता है। तो उसमें मैनिपुलेशन हो सकती है इलेक्ट्रॉनिक बैलेट वोटिंग सिस्टम में, क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल रहता है। तो वो मामला ईवीएम से अलग है। तो ईवीएम की चर्चा तो मैं आकर करूंगा, मैं बाहर इस समय हूँ हिंदुस्तान के, आकर करूंगा कि वो तो मतलब कि अलग चर्चा है और उसके बारे में आज के दिन टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो एफआईआर दायर हुई है वो ईवीएम के संबंध में दायर नहीं हुई। सर, चुनाव आयोग ने ही इसके ऊपर शिकायत करी पुलिस में, और उसके बाद ही जो है ये मामला आगे बढ़ा, और जो जो जीते हैं सांसद, उनके ही रिश्तेदार के ऊपर पुलिस को पूरी तरीके से नामजद उनको वो कर रही है। उनके फोन से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन होने की बात पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आ रही है, उसको वो आगे देख रही है। ये एक टेक्निकल इशू जरूर हो सकता है, लेकिन पूरे ओवरऑल प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन उठ रहा है, जिसमें पॉलिटिक्स अब बड़ी सामने आ गई, जहां पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी कहा, राहुल गांधी ने तो ये तक कहा कि एक ब्लैक बॉक्स बन गया है ईवीएम मशीन। इसके साथ साथ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जो सीईओ है जो हैं, वो एलन मस्क उस पे कह रहे हैं। और उसके साथ साथ हमारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो है उन्होंने भी रिप्लाई किया उसके ऊपर, राजीव चंद्रशेखर, उनको उसको आप कैसे देखते हैं इस पूरी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को आफ्टर दैट? जब ऐसा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आवर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। तो इसके बारे में मैं ऐसा कैसा कहूंगा, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इसके बारे में मैं
बाद में टिप्पणी करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में भाई सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है। इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती है वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कम ही कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा और हम इस पे, मैं समझता हूँ विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए। सर और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।